हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज अपूर्वा एंड आई वेलकम यू टू सिविल्स ट्यूब। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज का जो हमारा ये सेशन है, इसमें हमारी जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री सीरीज चल रही है उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था मौर्यन आर्ट के बारे में, जो उनका पॉपुलर आर्ट था उसके बारे में डिस्कस करा था। उसके अलावा हमने डिस्कस करा था शुंग डायनेस्टी के बारे में और कण्व डायनेस्टी के बारे में भी देखा था। क्योंकि कण्व डायनेस्टी का टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स उस समय नहीं हुए हैं, तो वो वाली डायनेस्टी को हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करा था। अब जो हमारा आज का लेक्चर है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट सेंचुरी बीसी और फर्स्ट सेंचुरी एडी के समय कौन से फॉरेन इन्वेजन्स हमको इंडिया में देखने के लिए मिलते हैं। हम देखते हैं कि तब मौर्यंस का टाइम पीरियड रहता है, उसमें तब लेटर मौर्यन किंग्स का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है। मतलब कि अशोका के बाद में जो लेटर मौर्यन किंग्स होते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, उनमें उतनी अच्छी लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती है। तो हम देखते हैं कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वाला रीजन था, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, पंजाब हरियाणा वाला जो रीजन देखते हैं, हम उस पर देखते हैं कि फॉरेनर्स का इन्वेजन वापस स्टार्ट हो गया। ईरानियन ट्राइब्स वगैरह ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया और उस रीजन में अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया। तो अब जो हमारा आज का लेक्चर है और इसके बाद का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे फॉरेन इन्वेडर्स के बारे में, जिन्होंने इंडिया पे अटैक करा और यहीं पे अपना किंगडम इस्टेब्लिश करा। ओके, तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंडो ग्रीक्स के बारे में। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे साक्स के बारे में, जो कि स्केथियंस के नाम से भी जाने जाते हैं। तो यदि आपको याद हो, हमने लास्ट लेक्चर में तब शुंग्स के बारे में डिस्कस करा था, तो हमने शुंग डायनेस्टी का, शुंग एम्पायर का मैप देखा था। तो जो शुंग एम्पायर का जो मैप था वो काफ़ी छोटा हो चुका था। वेट फॉर अ मिनट। आप ये मैप देख रहे हैं, इसमें ये वाला जो पार्ट है ये शुंग एम्पायर का पार्ट था। इतने रीजन के अंदर ही इनका रूल था। यहाँ पे सतवाहंस आ चुके थे, सतवाहंस के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेडर्स थे उन्होंने अपना किंगडम इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था। ओके, तो शुंग्स काफ़ी छोटे रीजन में रह गए थे और ये वाला जो पार्ट जो कि पहले मॉरियंस के अंडर आता था, अब यहाँ पे फॉरेन इन्वेडर्स हमको देखने मिलते हैं। तो सबसे पहले जो हमको फॉरेन इन्वेडर्स देखने मिलते हैं मॉरियंस के बाद में, वो हैं इंडो ग्रीक्स। जो इंडो ग्रीक्स थे ये सेकेंड सेंचुरी बीसी में ही इमर्ज हो गए थे। मतलब कि जब शुंग डायनेस्टी थे उन्हीं के कंटेम्प्रेरी थे ये। अराउंड 185 बीसी के आसपास शुंग डायनेस्टी का रूल इस्टेब्लिश हुआ और उसी समय पे यहाँ पर इंडो ग्रीक्स इस्टेब्लिश हो गए। ओके, फर्स्ट फॉरेन रूलर्स माने जाते हैं इनको नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का। मॉरियंस के बाद में सबसे पहले जो हम फॉरेन इन्वेडर्स देखते हैं जिन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वाले रीजन में अपना किंगडम इस्टेब्लिश करा, वो थे इंडो ग्रीक्स। ओके, इनका टाइम पीरियड लगभग 180 बीसी से 10 एडी तक का है। 185 से लेकर 75 बीसी तक का टाइम पीरियड हम देते हैं शुंग डायनेस्टी का। फिर कण्व डायनेस्टी आती है, फिर कुछ छोटी छोटी डायनेस्टीज आती हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि अराउंड 30 इंडो ग्रीक किंग्स का रूल रहा है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। अराउंड 200 ईयर्स का रूल रहा है इनका और इसमें 30 इंडो ग्रीक किंग्स ने इस पर्टिकुलर रीजन के ऊपर रूल करा है। ये मैप पूरे समय इस तरीके का नहीं था, कभी छोटा भी हुआ, कभी इनका जो एरिया था वो छोटा हो गया, दूसरे फॉरेन इन्वेडर्स ने भी यहाँ पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। ओके, हम देखते हैं कि जो इंडो ग्रीक्स हैं उनको जो हिंदू लिटरेचर्स हैं या जो इंडियन लिटरेचर्स हैं उसमें क्या कहा गया है, यवंस कहा गया है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि यदि कभी भी यवन वर्ड आता है तो वो किसको रिफर करता है, इंडो ग्रीक्स को रिफर करता है। ओके, अब यदि हम बात करें कि फर्स्ट इंडो ग्रीक रूलर कौन थे जिन्होंने इस किंगडम को इस्टेब्लिश करा, तो वो थे डेमेट्रियस फर्स्ट। इनका रूल कहाँ था, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वाले पार्ट में इन्होंने अपना रूल को इस्टेब्लिश करा। अब हम देखते हैं कि इंडो ग्रीक रूलर्स के बारे में हमको कहाँ से पता चलता है, क्या ऐसे सोर्सेस है जिससे हमको इंडो ग्रीक्स के बारे में पता चला। तो यदि हम इनकी डेट्स की बात करें, कब इनका रूल रहा, इनकी टेरिटरी की बात करें और इनके रिलेशनशिप्स की बात करें, तो वो हमको मेनली पता चलते हैं न्यूमिस्मेटिक एनालिसिस से। अब न्यूमिस्मेटिक एनालिसिस क्या होता है, स्टडी ऑफ कॉइन। ठीक है, जो इनके कॉइन्स थे उनसे हमको काफ़ी कुछ समझ में आता है और काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। क्योंकि जो इंडो ग्रीक्स थे इनके जो कॉइन्स होते थे ये पंच मार्क्ड कॉइन की तरह नहीं होते थे जिसके ऊपर कुछ सिम्बॉल्स बने या कोई चीज़ें बनी हैं। ये जो कॉइन्स होते थे इसमें डेट्स दी होती थी और किंग्स के बारे में कुछ चीज़ें मेंशन होती थी, जिससे काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन हमको उस समय की पता चल पाती है। ओके,
इसके अलावा कुछ क्लासिकल राइटिंग्स, इंडियन राइटिंग और एपिग्राफिक एविडेंसेस के थ्रू भी हमको इनके बारे में पता चलता है। ओके, तो यही मेन सोर्सेस हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स जो फॉरेन इन्वेडर्स थे जिन्होंने इंडिया पे अटैक करा, उनके बारे में हमको मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन उनके न्यूमिस्मेटिक एनालिसिस के थ्रू मिलती है या कॉइन्स के थ्रू हमको उनके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। यदि हम इंडो ग्रीक किंग्स की बात करें तो इसमें जो सबसे फेमस किंग है वो है मेनेंडर। मेनेंडर के बारे में हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तब हमने आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में डिस्कस करा था और हमने लिटरेरी सोर्सेज पढ़े थे। तब हमने एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में पढ़ा था जिसका नाम था मिलिंद पनो। ये जो मिलिंद पनो टेक्स्ट है, इसके अंदर कन्वर्जेशन दी हुई है बिटवीन नागसेन जो कि एक बुद्धिस्ट मॉन्ग थे एंड मिलिंद जिनको मेनेंडर कहा जाता है। ये एक इंडो ग्रीक किंग थे। इन दोनों के बीच का कन्वर्जेशन दिया हुआ है, जिसके बाद में जो मेनेंडर थे वो बौद्ध रिलीजन के फॉलोअर बन चुके थे। तो ये जो टेक्स्ट है मिलिंद पनो, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब यदि हम मेनेंडर के टाइम पीरियड की बात करते हैं तो 165 बीसी से लेकर 130 बीसी के आसपास का एस्टिमेटेड टाइम पीरियड हम लगाते हैं कि शायद इस समय पे इनका रूल होगा। जब मेनेंडर का रूल था उस समय शुंग डायनेस्टी थी मगध वाले रीजन में। ओके, जो मिलिंद थे इनके बारे में हमको पाली सोर्सेस से पता चलता है। पाली सोर्सेस के अंदर क्या हुआ, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उनसे इनके बारे में हमको पता चलता है। यदि हम बात करें इनके एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने की, इनका जो लार्ज एम्पायर था जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश किया था इन्होंने, इस एरिया में इनकी जो कैपिटल थी वो थी सगाला। ये जो सगाला जो प्लेस है ये मॉडर्न डे सियालकोट है जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। ओके, तो इनकी कैपिटल क्या थी, सगाला थी, जिसको मॉडर्न डे सियालकोट के नाम से जाना जाता है। कुछ इंडियन सोर्सेस में बताया जाता है कि मेनेंडर एक बहुत पावरफुल किंग थे और इनके समय पे जो इंडो ग्रीक रूलर्स थे उनका जो रूल था वो राजस्थान में भी पहुंच चुका था और पाटलिपुत्र तक भी एक्सटेंड हुआ था। कुछ इंडियन सोर्सेस में ऐसा कहा गया है। ओके, तो इससे हमको क्या पता चलता है कि ये एक बहुत पावरफुल किंग थे, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो मेनेंडर है उनके लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स हमको देखने के लिए मिलते हैं। काफ़ी सारे कॉइन्स इनके अनअर्थड हुए हैं, जिससे हमको पता चलता है कि उस समय जो ट्रेड और कॉमर्स एक्टिविटीज़ थी वो काफ़ी फ्लरिश्ड थी। इनके समय पे जो इकोनॉमी थी वो बहुत अच्छी थी, फ्लरिश्ड इकोनॉमी हमको देखने के लिए मिलती है। इस बारे में हमको पता चलता है उनके कॉइन से। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो फॉरेन इन्वेडर्स थे उनके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमको उनके कॉइन से पता चलती है। इस समय जो कॉइन्स इन्होंने स्टार्ट करे थे वो कॉइन्स के अंदर डेट्स भी दी होती थी, किंग्स के पिक्चर्स भी बने होते थे, या वो किसी रिलीजन के फॉलोअर होते थे तो उन गॉड के भी पिक्चर्स बने होते थे। तो हमको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इनके कॉइन से मिलती है। ओके, अब देखिए ये मिलिंद पनो जो बुक है उसके बारे में आ गई। ये जो मिलिंद पना जो बुक है ये बुद्धिस्ट फेथ के फॉलोअर थे, इसी से हमको पता चलता है। इसमें डिस्कशन दिया हुआ है नागसेन और मिलिंद के बीच का, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यदि क्वेश्चन आ जाता है कि क्या इन्फ्लुएंस रहा था फॉरेन इन्वेडर्स पे इंडियन रिलीजन्स का, तो उसमें आप इसके बारे में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा MPPSC में 3 मार्कर में सीधे आ सकता है मिलिंद पना, तो आपको मेंशन करना होगा कि किसके बीच का कन्वर्सेशन है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। यदि हम डिक्लाइन की बात करें कि इंडो ग्रीक्स कैसे डिक्लाइन हुए, तो हम देखते हैं कि जो लास्ट इंडो ग्रीक किंग है जिनके बारे में हमको पता है वो है स्ट्रेटो सेकेंड। ओके, कहा जाता है कि इनका जो रूल था वो 55 BC तक था, बट कहीं जगह पे कहा गया है कि 10 AD तक इनका रूल था। तो इस समय जो फॉरेन इन्वेडर्स थे जिन्होंने अटैक करे, इनके रूल का जो टाइम पीरियड था, कई बार इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि एग्जैक्टली हमको अभी भी नहीं पता कि क्या एग्जैक्ट टाइम पीरियड था। कुछ सोर्सेस में कुछ और दिया है, किसी और सोर्स में कुछ और दिया है। तो कई जगह पे दिया है कि इनका रूल 55 BC में ख़त्म हो चुका था, 55 BC में इंडो ग्रीक जो किंगडम था वो ख़त्म हो चुका था, बट कई जगह हम देखते हैं कि 10 AD तक ये किंगडम था। ओके, अब इनका रूल ख़त्म कैसे हुआ, तो इनको कोई इंडियन डायनेस्टी ने फिनिश नहीं किया था या कोई इंडो किंग ने इनको डिफीट नहीं किया था।
इनका जो रूल था वो एंड हुआ था ड्यू टू इन्वेजन ऑफ इंडो स्केथियन, जिनको हम साक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसने इंडो ग्रीक्स को ख़त्म किया था, एंड किया था उनके रूल को? इंडो स्केथियंस ने। ऐसा कहा जाता है कि जो ग्रीक लोग थे, जो ग्रीक पीपल थे जिनका इस एरिया में रूल था, उस किंगडम के लोग काफ़ी सेंचुरीज तक बाद में भी रहे थे। तब इंडो पार्थियन, इंडो साक्स और कुशान्स का रूल था। ओके, इंडो पार्थियन और जो कुशान्स हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब क्योंकि पहले इन्वेडर्स थे इंडो ग्रीक्स के बाद में आए थे स्केथियंस, तो अब हम डिस्कस करेंगे स्केथियंस के बारे में, जिनको साक्स के नाम से भी जाना जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इंडो ग्रीक रूलर्स का हमारी हिस्ट्री में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इंडो ग्रीक्स थे उन्होंने जो कॉइन्स इशू करे थे उसके ऊपर किंग का पोर्ट्रे होता था, इसके अलावा उनका नाम भी मेंशन होता था। तो हमको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन इस कॉइन से मिलती है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फर्स्ट रूलर टू इशू गोल्ड कॉइन। यदि इंडिया में सबसे पहली बार किसी ने गोल्ड कॉइन्स को इशू करा है तो वो है इंडो ग्रीक रूलर्स। इस चीज़ को लेकर हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, कई जगह बोल देते हैं कि कुशान किंग्स ने पहली बार गोल्ड कॉइन्स को इशू करा था, बट वो गलत है। सबसे पहले जो गोल्ड कॉइन्स है उनको इंडो ग्रीक्स ने इशू करा था, बट ये जो गोल्ड कॉइन्स इशू किए गए थे वो बहुत लार्ज स्केल पे नहीं थे। सेकेंड चीज़ ये कि इनकी जो क्वालिटी थी वो बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड की नहीं थी, लाइक अ कुशान कॉइन्स। ओके, तो ये दो चीज़ें आप याद रखिएगा। यदि ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, यूपीएससी में, यदि एक स्टेटमेंट आता है फर्स्ट रूलर टू इशू गोल्ड कॉइन्स वाज इंडो ग्रीक्स, तो वो स्टेटमेंट सही होगा। और एमपीपीएससी के अंदर तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट किंग्स कौन थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन इशू करे थे इंडिया में, तो वो होंगे इंडो ग्रीक्स, ना कि कुशान्स। ओके, इसके अलावा हम देखते हैं कि जो ग्रीक्स थे उनका इन्फ्लुएंस हमको इंडियन एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी और साइंस में भी देखने के लिए मिलता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि जो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट है उसका डेवलपमेंट भी इसी समय से स्टार्ट हो चुका था। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि गंधार स्कूल ऑफ आर्ट का जो डेवलपमेंट है वो इंडो ग्रीक्स के साथ ही स्टार्ट हो चुका था, और ये अपने पीक पे किस समय था? कुशान्स के टाइम पे था। ओके, तब हम कुशान्स के बारे में इसके बाद वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हम मथुरा आर्ट और गंधार आर्ट के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं इंडो स्केथियन रूलर्स के बारे में। इंडो स्केथियन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंटीरियर पार्ट ऑफ इंडिया में इन्होंने रूल करा है। इनके रूल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यदि आप एमपीपीएससी पढ़ रहे हैं तो जो हमारी एमपी वाली सीरीज चल रही है उसमें मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, क्योंकि जो रुद्रदामन वन थे वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट साक किंग हैं वेस्टर्न क्षत्रप के, और उनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। प्लस यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंडो स्केथियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी सारी इनकी ब्रांचेस थी और इन्होंने इंडिया में काफ़ी लंबे समय तक कई कई रीजन्स के अंदर रूल किया है। यदि हम इंडो ग्रीक्स की बात करें तो इंडो ग्रीक्स को प्राइमरली किसने डिस्ट्रॉय करा? इंडिया में स्केथियंस ने डिस्ट्रॉय करा है। ओके, यदि ये बात की जाए कि स्केथियंस थे कौन, ये कहाँ से आए थे और थे कौन, तो कहा जाता है कि ईरानियन थे, हॉर्स राइडिंग नोमैडिक ट्राइब थी, ये समझ लीजिए आप। हम देखते हैं कि सेकेंड सेंचुरी बीसी के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहता है सेंट्रल एशिया में और चाइना वाले रीजन में, जिसके कारण ये जो स्केथियंस थे वो इंडिया की तरफ माइग्रेट होते हैं, और यही कारण था कि इनका माइग्रेशन हमको इंडिया की तरफ देखने के लिए मिलता है ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन सेंट्रल एशिया। यदि हम बात करें स्केथियंस के फर्स्ट किंग की तो उनका नाम था म्यूजे या मोगा। फर्स्ट सेंचुरी बीसी के अंदर इनका रूल स्टार्ट हुआ था। स्टार्टिंग में इनका रूल बहुत छोटे रीजन में था। इन्होंने अपने पावर को इस्टेब्लिश करा था गंधार और इंडस वैली वाले रीजन में। ओके, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाले पार्ट के अंदर इन्होंने अपना रूल स्टार्ट करा था। ये आईवीसी वाला पार्ट, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे इन्होंने अपने रूल को इनिशियल स्टेज के अंदर इस्टेब्लिश करा। यदि हम इनकी कैपिटल की बात करें तो जो मोगा जो किंग थे इनकी कैपिटल थी सिरकाप,
और इन्होंने कॉपर कॉइन्स इशू करे थे लार्ज स्केल पे, उसके अलावा कुछ सिल्वर कॉइन्स भी इशू करे थे। तब हम फॉरेन इन्वेडर्स की बात करते हैं। मॉरियंस के बाद जो भी फॉरेन इन्वेजन्स हमको इंडिया में देखने मिलते हैं और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ किंगडम देखने मिलती हैं, उसमें कॉइन्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आप याद रखिएगा कि किसने कौन से टाइप ऑफ कॉइन को इशू करा था और क्या मटेरियल था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लार्ज नंबर ऑफ कॉपर कॉइन्स इशू करे थे, इसके अलावा इन्होंने सिल्वर कॉइन्स को भी इशू करा था। हम देखते हैं कि जो पर्टिकुलर रीजन था, ये जो पर्टिकुलर रीजन था, यहाँ पे जो वेस्टर्न साक्स थे, इनका रूल बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे कुशान्स आ गए और कुशान्स ने यहाँ पे अपनी सीट इस्टेब्लिश कर ली। बट क्योंकि यहाँ पे कुशान्स ने अपना रूल इस्टेब्लिश करा, तो जो साक्स थे वो इंटीरियर पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर आ गए और अलग अलग जगह पे इन्होंने अपनी क्षत्रप्स को इस्टेब्लिश कर लिया। ओके हम देखते हैं कि किसने सब्जुगेट किया था या किसने डिफीट किया था स्केथियंस को। तो कुजुल कैडेफिसिस या कनिष्क, इन दोनों में से किसी ने साक्स को यहाँ पे डिफीट कर दिया था, सब्जुगेट कर दिया था, जिसके बाद में जो साक्स थे, क्षत्रप्स थे, वो अंदर के पार्ट में आना स्टार्ट हो गए। इंटीरियर पार्ट ऑफ इंडिया में इन्होंने अपना रूल इस्टेब्लिश करा। हम देखते हैं कि तब कुशान्स ने इन्वेड किया और इस पार्ट में अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। तो जो साक्स थे वो इंटीरियर पार्ट ऑफ इंडिया में आए और इंटीरियर पार्ट ऑफ इंडिया में आने के बाद में इन्होंने कुछ ब्रांच इस्टेब्लिश करी, जिसको कहा जाता था क्षत्रप्स। ओके, तो 5 ब्रांच और क्षत्रप्स हमको देखने के लिए मिलते हैं। कपीसा सत्रप, जो कपीसा सत्रप था वो था अफगानिस्तान में। फिर हमको पंजाब में देखने के लिए मिलता है, जिसकी कैपिटल थी तक्षशिला। फिर एक मथुरा में इनकी सीट थी। महाराष्ट्र और सौराष्ट्र वाला पार्ट, जिसको कई बार वेस्टर्न क्षत्रप भी कहा जाता है, और वेस्टर्न क्षत्रप और जो ये सेंट्रल क्षत्रप है जिसकी कैपिटल थी उज्जैन, ये कई बार मतलब के इनकी जो बॉर्डर्स है वो मिक्स हो जाती है और अलग अलग मतलब कि एक दूसरे किंग्स का दूसरे दूसरे एरियाज में रूल रहने लगता है। ठीक है, तो ये 5 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस थी जो इंडिया में इस्टेब्लिश हुई। यदि हम साक रूल्स की बात करें, साक रूलर्स की बात करें, तो ये वाला जो पार्ट था यहाँ पे तो काफ़ी जल्दी कुशान्स ने अटैक कर दिया था। 1st सेंचुरी एडी के अंदर ही कुशान्स का यहाँ पे रूल इस्टेब्लिश हो गया था। बट जो साक्स थे वो इंटीरियर पार्ट ऑफ इंडिया में घुस गए और उन्होंने अपना रूल दूसरी जगहों पे इस्टेब्लिश कर लिया। तो हम देखते हैं कि जो साक्स का जो रूल था इंडिया में, वो 1st सेंचुरी BC से लेकर कब तक चला है, 4th सेंचुरी AD तक चला है। जो लास्ट साक किंग थे वो थे रुद्र सिंह III, जिनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने डिफीट किया था। मतलब कि जो चंद्रगुप्त II थे उन्होंने डिफीट किया था, और कब डिफीट किया था, 375 AD। तो इस समय तक साक्स इंडिया में थे। ओके यदि हम बात करें कि साक्स की सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांचेस कौन सी थी, तो वो थी वेस्टर्न क्षत्रप और सेंट्रल क्षत्रप वाली पार्ट। ये वाला जो पार्ट था, यहाँ पे जो साक्स किंग्स थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और उनका रूल काफ़ी लंबे समय तक के लिए रहा था। तो अब हम देखेंगे वेस्टर्न क्षत्रप के बारे में। वेस्टर्न क्षत्रप अपने प्रोमिनेंस पे था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्षत्रप रहा है ये साक्स का। तो सबसे पहले हम वेस्टर्न क्षत्रप के बारे में देखते हैं। यदि हम वेस्टर्न क्षत्रप की बात करें तो फर्स्ट नोन रूलर जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्न क्षत्रप का, वो है भूमिका। इनका रूल कहाँ था, सौराष्ट्र वाले रीजन में था, मतलब कि प्रेजेंट डे जो गुजरात वाला रीजन है वहाँ पे इनका रूल था। यदि हम वेस्टर्न क्षत्रप की बात करें तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो किंग है वो है नहापना। ओके यदि हम इनके रूल की बात करें तो वो था 119 से लेकर 124 AD तक का। ये जो टाइम पीरियड है इसको लेकर थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, कुछ बुक्स के अंदर अलग अलग दिया रहता है, बट NCERT के अकॉर्डिंगली ये टाइम पीरियड है। 119 से लेकर 124 AD तक का इनका टाइम पीरियड रहा है। नहापना इन्होंने काफ़ी सारी बुद्धिस्ट केव के लिए डोनेशन किया है। ओके ये डोनेटर रहे हैं। ये बात हमको कहाँ से पता चलती है कि इन्होंने काफ़ी सारी बुद्धिस्ट केव्स के लिए, जो चैत्य और विहार्स होते थे उनके लिए डोनेशन किया है। तो वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनसे हमको पता चलता है कि नहापना ने ये केव्स बनाने के लिए डोनेशन किया है। स्पेसिफिकली जो कार्ले केव है, कार्ले केव्स है पुणे में,
वहाँ पे जो चैत्य बना हुआ है उसके लिए नहापना ने डोनेशन दिया था। यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन है उससे हमको ये बात पता चलती है, ठीक है। और ये जो कार्ले केव का चैत्य है ये लार्जेस्ट चैत्य है इन साउथ एशिया। ये बना है 120 AD के अंदर, नहापना ने इसको बनवाया है। यहाँ का इंस्क्रिप्शन जो है उससे हमको ये बात पता चलती है। ये जो आप देख रहे हैं ये पिक्चर, ये आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल ये चैत्य बनाया गया है, काफ़ी ब्यूटीफुल है ये चैत्य। तो ये जो चैत्य है ये कब बनवाया गया है, नहापना के टाइम पे बना है और नहापना ने इसके लिए डोनेशन दिया था। इसके अलावा नहापना विहार हमको देखने के लिए मिलता है नासिक में, और नहापना केव देखने के लिए मिलती है हमको जुनार में। इसके बाद में जो उज्जैन वाला पार्ट था वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट किंग देखने के लिए हमको मिलता वो है कास्ताना। कास्ताना का जो टाइम पीरियड था वो था 78 AD से लेकर 130 AD तक। इन्होंने एक नई डायनेस्टी स्टैब्लिश करी थी जिसका नाम था बद्रमुक डायनेस्टी या कर्डमक डायनेस्टी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो कास्ताना थे वो कर्डमक डायनेस्टी के थे और कर्डमक डायनेस्टी से ही बिलोंग करते थे। इस डायनेस्टी साक्स के सबसे इम्पॉर्टेंट और मोस्ट पावरफुल किंग जिनका नाम है रुद्रदामन। ओके, तो ये डायनेस्टी का नाम याद रखिएगा कि कर्डमक डायनेस्टी से बिलोंग करते थे कास्ताना। कास्ताना का जो टाइम पीरियड है वो सर्टन नहीं है, हमको एग्जैक्टली नहीं पता कि कब उनका टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ है, बट ये कहा जाता है कि 78 AD के अंदर कास्ताना थे। 78 AD के अंदर कास्ताना का रूल स्टार्ट हुआ था और यहीं पे इन्होंने फाउंड किया था साक एरा को। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इनसे रिलेटेड। जो इसके अलावा जो कास्ताना थे इनका जो क्षत्रप था वो था उज्जैन। तो कास्ताना, भूमका, नहापना ये इम्पॉर्टेंट किंग है साक्स के। ओके, तो इनके नाम याद रखिएगा और कौन कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता है ये भी ध्यान रखिएगा। तो जो कास्ताना है वो कर्डमक डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं या भद्रमुक डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, और इसी डायनेस्टी से बाद में जाके कौन बिलोंग करते हैं, रुद्रदामन बिलोंग करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट किंग है। अब हम पढ़ेंगे रुद्रदामन के बारे में। ये ग्रेटेस्ट किंग है जिनका टाइम पीरियड था 130 से लेकर 150 AD तक। ओके, ये कास्ताना के क्या थे, ग्रैंडसन थे। ग्रेटेस्ट ऑफ द साक रूलर कहा जाता है इनको। वेस्टर्न क्षत्रप डायनेस्टी, कर्डमक डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे। यदि हम इनकी रूल की बात करें तो वो कोंकण, नर्मदा वैली, काठियावाड़ और गुजरात और मालवा के रीजन में इनका रूल था। तो इनके समय पे जो वेस्टर्न क्षत्रप था वो काफ़ी बड़ा हो चुका था, काफ़ी बड़े रीजन के अंदर इनका रूल था। तो आप याद रखिएगा कि बहुत बड़े रीजन में रुद्रदामन ने इस समय पे रूल किया था। ओके, इन्होंने टाइटल लिया था महाक्षत्रप का। महाक्षत्रप थे ये आफ्टर बिकमिंग किंग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इनसे रिलेटेड ये है कि इन्होंने सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया था। तब हमने आर्कोलॉजिकल सोर्सेस पढ़े थे तो हमने रुद्रदामन इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा था जो कि गिरनार गुजरात में है। सुदर्शन लेक को इन्होंने रिकंस्ट्रक्ट करवाया था, रिपेयर करवाया था। जो सुदर्शन लेक है वो ओरिजिनली किसने बनवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। उनके जो गवर्नर थे उन्होंने वो लेक बनवाया था और बाद में एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रोम आया था, यहाँ पे आंधी तूफान आई थी जिसके कारण ये जो सुदर्शन लेक था ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था और इसको रुद्रदामन ने वापस से रिपेयर करवाया था। ये यहाँ का जो गिरनार इंस्क्रिप्शन है उससे हमको पता चलता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो रुद्रदामन थे इन्होंने एक हिंदू वुमन से शादी करी थी और ये हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो गए थे। इसके अलावा तब हम साक्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि साउथ इंडिया में जो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश वाला रीजन है वहाँ पे इस समय सतवाहन डायनेस्टी का रूल था। ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे सतवाहन डायनेस्टी का रूल था और सतवाहन डायनेस्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है इन साउथ इंडिया आफ्टर मौर्यंस। ठीक है, तो ये डायनेस्टी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सतवाहन्स थे उनके साथ अच्छे रिलेशंस रखने के लिए रुद्रदामन ने अपनी बेटी की शादी वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी से की थी। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी से शादी करवाई थी रुद्रदामन ने अपनी बेटी की।
बट इनके उसके बाद में भी, इस मैट्रिमोनियल अलायंस के बाद में भी इनके रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं हो पाए थे और वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने 2 बार अटैक करा था रुद्रदामन पे, बट वो उस अटैक के अंदर डिफीट हो गए थे। इसके अलावा जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन, हम ऑलरेडी इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं आर्कोलॉजिकल सोर्सेज पढ़ते टाइम, बट स्टिल हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में इससे रिलेटेड MCQs बन सकते हैं, प्लस मीन्स के अंदर आपको ये आंसर राइटिंग में हेल्प कर सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कहाँ है, तो ये गिरनार हिल इन जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में है। ये चेस्ट संस्कृत मतलब कि प्योर संस्कृत में लिखा हुआ है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। इससे हमको पता चलता है कि इस समय जो संस्कृत लैंग्वेज थी उसका रिवाइवल हुआ था। ओके, प्योर संस्कृत में लिखा गया है रुद्रदामन का ये इंस्क्रिप्शन। इसमें बताया गया है कि जो सुदर्शन लेक था उसको रिपेयर करवाया था, उसको रिस्टोर करा था किसने, रुद्रदामन ने, जो कि मौर्यन रूलर चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था 4th सेंचुरी BC में। ओके, यदि हम इनके रेन की बात करें तो हमको पता चलता है, हमको इस इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि जब रुद्रदामन का टाइम पीरियड था, उनका रूल था, उस समय यहाँ पे एक टेरिबल स्टॉर्म आया था जिसके कारण सुदर्शन लेक बैडली डैमेज हो गया था और उसको बाद में रुद्रदामन ने रिस्टोर करवाया था। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि ये चेस्त संस्कृत में लिखा गया है, प्योर संस्कृत में लिखा हुआ ये हिस्टोरिकली फर्स्ट ऐसा इंस्क्रिप्शन है जिसमें प्योर संस्कृत में लिखा हुआ है। इसके पहले हमने जो अशोका के इंस्क्रिप्शंस वगैरह पढ़े, मैक्सिमम जो हम इंस्क्रिप्शन पढ़ते हैं वो पाली या प्राकृत लैंग्वेज में हमको देखने के लिए मिलते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन जिसको कि संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है, तो आप इसको 5 स्टार लगा लीजिए, ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा ये जो इंस्क्रिप्शन है इसमें ये भी बताया गया है कि जो रुद्रदामन थे उन्होंने काफ़ी बड़ी टेरिटरी को कॉन्कर किया था। मालवा वाले रीजन पे इनका रूल हो गया था, सौराष्ट्र वाले रीजन में, नदन कोंकण में, नर्मदा वैली में, मतलब कि जो उज्जैन वाला जो पार्ट है वो वाली जो क्षत्रप की ब्रांच थी और जो वेस्टर्न वाला जो पार्ट था, क्षत्रप का जो पार्ट था, इन दोनों के ऊपर रुद्रदामन का रूल था, तो काफ़ी बड़े रीजन में ये रूल कर रहे थे। देखिए ये पॉइंट यहाँ पे आ गया कि जो नहापना की जो टेरिटरी थी उसको भी इन्होंने अपनी टेरिटरी के अंदर इंक्लूड कर लिया था। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो रुद्रदामन थे उन्होंने सतकर्णी को 2 बार हराया था, जो कि लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ कहलाते थे। हमको ये भी पता चलता है कि इन्होंने सतकर्णी को डिफीट किया था और ये भी पता चलता है कि इन्होंने क्लोज अलायंस, मैट्रिमोनियल अलायंस करा था सतवाहन डायनेस्टी के साथ, ताकि इनके फर्दर रिलेशंस अच्छे हो पाए। योधियस करके जो एक ट्राइब का रूल था उसको भी डिस्ट्रॉय किया था। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। रुद्रदामन बहुत इंपॉर्टेंट साक किंग है, तो इनके बारे में आपको सारी चीज़ें डिटेल में पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इतने स्ट्रॉन्ग किंग्स, इतना इम्पॉर्टेंट ये साक किंगडम बन चुका था, तो ये डिस्ट्रॉय कैसे हुआ। जो साक एम्पायर था उसका यदि हम डिक्लाइन माने तो जब गौतमीपुत्र शतकर्णी थे, गौतमीपुत्र शतकर्णी का रूल अराउंड 130 AD तक ख़त्म हो गया था, मतलब रुद्रदामन के पहले उनका रूल ख़त्म हो गया था। बट उस समय पे जो गौतमीपुत्र शतकर्णी थे उन्होंने साक रूलर्स का जो रूल था उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी थी। काफ़ी सारे इनके बीच में बैटल्स हुई और जिसके कारण जो साक रूलर्स थे वो वीक पड़ने लगे। ऑल्दो बाद में रुद्रदामन आए, उन्होंने वापस से इसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करी, बट स्टिल वीकनेस जो क्षत्रप्स थे और जो साक रूलर्स थे उनके अंदर एक वीकनेस वाला पॉइंट आ चुका था। ओके, फिर हम देखते हैं कि जो साक रूलर्स थे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, पाकिस्तान वाले रीजन में जो साक रूलर्स का रूल था वो 12 BC में ही ख़त्म हो गया था, जब कुषाण किंग्स ने यहाँ पे अटैक करा। और जो वेस्टर्न सत्रप था वहाँ का जो रूल था वो 4th सेंचुरी AD के अंदर ख़त्म हुआ। तब रुद्रसिम्हा III ये जो किंग थे, लास्ट साक रूलर कहा जाता है इनको,
ये लास्ट साक रूलर थे जिनको डिफीट किया था चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य ने अराउंड 375 एडी के आसपास, और उसके बाद में जो साक्स थे वो इंडिया से पूरी तरीके से ख़त्म हो गए थे। तो काफ़ी लंबा टाइम पीरियड रहा है साक्स का और काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है इनका, तो हमको इनकी डिटेल्स पता होनी चाहिए, स्पेशली रुद्रदामन की। ओके, रुद्रदामन, नहापना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। यदि हम रुद्रदामन की बात करें तो वो कर्दमक डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, और जो नहापना थे वो शरहट डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। ओके, तो इनकी डायनेस्टीज पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट साक किंग्स हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे पार्थियंस के बारे में। पार्थियंस का ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट रूल नहीं रहा है, उसमें एक ही इंपॉर्टेंट किंग है, वो भी इसलिए क्योंकि उस समय जो क्रिश्चियन मिशनरी थे सेंट थॉमस वो इंडिया आए थे, तो वो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो पार्थियन किंगडम पार्थियंस के समय पे हुआ है। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कुशांस के बारे में। कुशांस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो कनिष्क थे वो एंशिएंट इंडिया के एक बहुत ग्रेट किंग माने जाते हैं, तो हम उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम गंधार और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि वो वाला पार्ट भी यहीं पे कवर हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यदि आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट होकर इस तरीके के लेक्चर्स बना पाऊँ। थैंक यू।